ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज आज मैं क्लास 8 के लिए सिर्फ जितना भी आपको पोर्शंस पढ़ने होंगे साइंस में उसे मैं नोट करवाता हूं, उसे मैं एक्सप्लेन करवाता हूं और हर एक चैप्टर के अंदर में डिटेल में जा करके मैं तुझसे बतलाऊंगा कि कौन सा टॉपिक को कैसे कवर करना है और कितना कवर अप करना होगा। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिजिक्स का लिख डाला है, तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। पहला प्रश्न आता है कि फोर्स क्या अलग है, प्रेशर क्या अलग है। तो हाँ बिल्कुल, फोर्स और प्रेशर एक ही जैसा लगता है और कुछ कुछ काम भी एक ही जैसा करता है। हालांकि है आसमान और जमीन का अंतर इसी फोर्स एंड प्रेशर का। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो स्लाइटली अलग है, एक जैसा होते हुए भी स्लाइटली अलग है, यानी कि कुछ हद तक अलग है। तभी तो नाम भी अलग है, फोर्स एंड प्रेशर। ये फोर्स और प्रेशर को एक साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जहां पे प्रेशर आएगा वहां हमारे मन में ख्याल आएगा फोर्स का, और जहां ही हमारे मन में ये फोर्स आएगा वहां ही हमारे मन में ख्याल आएगा ये प्रेशर का। इसीलिए आपको साथ ही में दिया गया इसी फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। आपको बहुत सारे फोर्सेस के बारे में जानना होगा, जैसे मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी जानना है। जैसे हम लोगों अगर रह रहे हैं तो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही तो रह रहे हैं, तो आपको इसके बारे में भी जानना होगा। और चूंकि ये 8 में ही है और अगर आप 9 में चले जाइएगा तो एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसमें और काफी अच्छे से दिया गया, बट उसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन दिया गया है। ये प्रेशर की चर्चा है बट उसी चैप्टर्स के अंदर में कि कोई स्पेशल सा नहीं है, यानी कि कोई फोर्स का एक स्पेशल पर्टिकुलर चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन उसी में एक टॉपिक दे दिया है प्रेशर। तो इस फोर्स एंड प्रेशर की मैं बातें करूं तो जिस चैप्टर के ऊपर अगर मैं 3 गुड का मार्किंग करता हूं, निशान लगाता हूं, तो उसे आपको बहुत अच्छे से देखना होगा और आपको आगे चल के भी वो चैप्टर्स बहुत काम आने वाला है। और जिस पे मैं 2 गुड लगाऊंगा उससे भी कम, और जिस पे मैं एक सिंगल गुड लगाऊंगा उस पे अगर आप एक बार भी पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रहे ये जो मैं मार्किंग और रैंकिंग कर रहा हूँ वो एग्जामिनेशन से पहले करना है, यानी कि सपोज दैट कि आपको 2 डेज या फिर 3 डेज ऑफ एग्जामिनेशन में रह गया है तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछेंगे जिस पे मैं 3 गुड लगाया हुआ है उससे कम क्वेश्चंस आएंगे जिस पे मैंने डबल गुड लगाया, उससे भी कम जिस पे मैंने सिंगल गुड लगाया। तो ट्रिपल गुड वाले को आप पढ़िएगा अच्छे से, और जिस पे डबल हो उससे थोड़ा सा कम, और जिस पे सिंगल हो उससे सिर्फ और सिर्फ एक बार भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इस पे अक्सर फोर्स एंड प्रेशर से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो दे दिए जाते हैं, तो इसे देखना चाहिए। तो पता तो चल ही गया होगा कि कितना हम रैंकिंग के अनुसार करने वाले। द नेक्स्ट चैप्टर इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में पहला प्रश्न ही आता है कि आखिरकार ये फ्रिक्शन है क्या। हाउ कैन बी जनरेट फ्रिक्शन, आखिर ये घर्षण, फ्रिक्शन का हिंदी होता है घर्षण, तो फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, फ्रिक्शन घर्षण पैदा करने के क्या कारण। सबसे पहला है कि रबिंग, अगर आप रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये उसके कारण फ्रिक्शन होता है। जैसे अगर फैन, और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या क्या कर सकता है। तो टेम्परेचर तो बढ़ जाए, अगर आप अपने हाथों को रब कीजिएगा कुछ इस प्रकार से तो गर्मी जैसा महसूस होगा, यकीन नहीं तो रब करके देख लो, गर्म होने लगेगा। तो वही फ्रिक्शन में जानना है, और इस फ्रिक्शन को भी आपको जानना चाहिए। इतना। नेक्स्ट आता है, ये सारा चैप्टर्स जो मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ
इन सारे चैप्टर्स को मैं डील करूंगा, आपके लिए एक चैप्टर्स लेकर के आऊंगा, उस समय और स्पष्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल जानिए कि आपको इतना ही पढ़ना है और एक बस एक झलक दिखला रहे हैं इसी चैप्टर्स के बारे में। नेक्स्ट आता है साउंड। तो साउंड में आपको जानना है कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, ये वॉइस क्या होता है। हम लोग वॉइस बॉक्स से टॉक करते हैं, बातें करते हैं, जो लैरिंग्स भी करते हैं। क्लियर होता है। एक प्रश्न आया कि सर हमको बताइए आखिरकार हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साउंड क्यों निकाल पाते हैं, हम लोग आपस में इतने अच्छे से क्यों बात कर पाते हैं, इस क्या अंदर में कुछ है जो हमको बोलने पर मजबूर करता है या फिर कहता है कि नहीं बोलते ही रहो। तो मैंने उस उत्तर में दिया कि देखो मेरे पास कुछ स्पेशल्स नहीं है, बस एक ऑर्गन है, कह सकते कि एक मशीन है, एक सिस्टम है, एक तरीका है, उस ऑर्गन का नाम है वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स, एडम्स एप्पल भी कहते हैं उसे। और उसी एडम्स एप्पल से हम लोग तरह तरह के आवाजें निकालते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में बातें कर सकते हैं अगर आपने उस लैंग्वेज को सीख रखा है तब। क्लियर होता है। आप चाहें तो जानवर का भी आवाज निकाल सकते हैं अपने लैरिंग्स से अगर आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं तब। इट्स ऑलराइट और क्लियर होता है। तो साउंड के बारे में इतना ही जानना है, ठीक है ना? तब ओके, ओनली डबल बुक। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, सब नेचुरल फिनोमेना। ये जो नेचुरल फिनोमेना है वो कुछ हमारे आसपास के घटनाओं जो घट रही है उसके बारे में जानना है, कुछ स्टार्स के बारे में जानना है और कुछ कारण जैसे स्काई में ये क्यों होता है, नीला क्यों हो रहा है। ज्यादा तो आपको कुछ डीपली दिया नहीं होगा, बट फिर भी जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँगा तो मैं इस चीज को भी ऐड कर दूंगा। जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है हमारा इन्वायरमेंट से लेकर के, और उसका प्रश्न रहता है कि सर हमको बताइए कि आखिर नेचुरल फिनोमेना में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, इसका कुछ तो कारण रहा होगा, कारण बताइए ना। तो इसमें भी बहुत वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सब नेचुरल फिनोमेना, बट उतना कुछ खास नहीं, इसीलिए मैंने इस पे रैंकिंग कर दिया। नेक्स्ट लाइट। बट लाइट में आपको जानना होगा ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट 12 तक लगी, ये लाइट आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। और आपको जानना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन रिफ्लेक्शन का क्या नियम है। कोई भी चीज को हम कर देते हैं, किसी भी घटना घट जाती है, बट उस घटना होने का क्या कारण है, क्या संकेत रहा, इसकी चर्चा नहीं होती। तो इसे भी हम आपको बतलाएगा, सिखाएगा इसी लाइट चैप्टर्स के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गया। And the next and the final chapter of your physics is that stars and the solar system. ये stars में आपको जानना होगा surface of stars या फिर surface of sky। सोलर सिस्टम के बारे में जानना होगा मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। जो प्लूटो को हटा दिया गया है सोलर सिस्टम से क्योंकि वो बहुत दूरी पर था, दो और प्लैनेट से ऐसे करते हैं। क्लियर होता है तब। बट उतना कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमको इसे पढ़ना ही होगा, बट आपके पास पूरे साल का समय रहता है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना है और हर एक चैप्टर्स के ऊपर उतना ही ध्यान देना है। बट एग्जामिनेशन में किससे ज्यादा क्वेश्चंस किए जाएंगे वो इस रैंकिंग यानी कि टिक के निशान लगा है 1 2 3, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा यदि कल एग्जाम है तो कौन सा चैप्टर्स को देख करके जाना। यही ये डबल, ट्रिपल एंड सिंगल रूट डिनोट करता है। और तो आपको ये खत्म हो गया, जितने भी फिजिक्स का पोर्शन था आपका, कुछ भी ऐसा नहीं जो छूट गया हो, तो आप इसे लिख लीजिए और एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं केमिस्ट्री का भी लिखा दूंगा और बायोलॉजी का भी लिखा दूंगा और सारे चैप्टर्स को मैं लेकर के भी आ जाऊंगा। आपको फ्री में ही सब कुछ मिल जाएगा, हर एक चीज डिटेल में समझाया जाएगा आपको और हर एक चीज नोट्स भी आपको तैयार करवा दें। अगर इन चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का आपके पास डाउट रहता है
आप एक टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे ही दूंगा। क्लियर होता है जी? क्लियर होता है। तो यू कैन क्लियर योर डाउट। आप इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हो तो रिप्लाई करता हूँ, किसी किसी का लेट से भी हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग, मैं रिप्लाई अक्सर कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। एक्चुअली आप लोग जूनियर क्लास में हैं, तो कभी कभी ऐसा लगा कि ये चैप्टर केमिस्ट्री वाला सर ही पढ़ा सकते हैं। नहीं, ये तो फिजिक्स वाला भी सर पढ़ा सकते। पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर पढ़ा दे सकता है। केमिस्ट्री वाला ऐसा नहीं है कि फिजिक्स नहीं पढ़ा देगा, बट आपका सेटिस्फाइड रहे, संतुष्टि रहे और लगे कि नहीं फिजिक्स का चैप्टर, इसीलिए सर फिजिक्स वाले सर ही पढ़ा। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि कौन सा क्या है। लिख लिए वो ना, इसे देख लेना, लिख लेना। क्लियर होता है स्टूडेंट? अब आपने अभी तक देख लिया था कि जितने भी आपको पोर्शंस फिजिक्स में पढ़ना था वो आपने उसे देखा, बट अब समय आ गया है कि आप केमिस्ट्री को भी देखेंगे कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या जानना है, केमिस्ट्री में आपको कौन सा पोर्शन को स्टडी करना और कौन सा चैप्टर्स को आपको कवर अप करना है। तो आओ चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 7, बट केमिस्ट्री का पहला होगा। मैं डायरेक्ट सीरियल वाइज से लिखाते आ रहा हूँ। टोटल 6 चैप्टर्स थे आपका फिजिक्स में, और अब केमिस्ट्री में 7 से मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपको फाइनली एट द लास्ट आपको पता चल जाए कि टोटल हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चैप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर साइंस सिलेबस। क्लियर होता है? चैप्टर 7 यानी कि चैप्टर फर्स्ट फॉर द केमिस्ट्री एंड द चैप्टर 7 फॉर योर साइंस बुक्स। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। No problem, let us see. So first of all, the name of the chapter is that synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers में आपको जानना होगा types of fiber के बारे में, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, ये सब क्या होते हैं, इसी के बारे में आपको चर्चा करना। प्लास्टिक्स के बारे में जानना है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, प्लास्टिक के बारे में कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर मैं जानकारी की बातें करूं कि सर इस चैप्टर्स को कितना पढ़ना चाहिए, कितना रिवाइज करना चाहिए, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, और वो ये है, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको 8 में दिए गए, 9th में इसका चर्चा नहीं। अभी जान गए, 8 में हो तो जान गए, नहीं तो आगे जानना और भी मुश्किल, क्योंकि दिया रहेगा तभी ना पढ़ोगे। तो जानो सिर्फ डबल गुड इनफ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। आपको जानना होगा कि कोई भी सब्सटेंसेस है वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर मेटल है तो मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर नॉन मेटल, हट जाओ, स्टैंड हो जाओ। और अगर नॉन मेटल्स है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी ही होगी। क्लियर होता है? क्लियर होता है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो वी विल फर्स्ट डिस्कस व्हाट ये डक्टिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी क्या होता है, सोनोरिटी क्या होता है, ये सारे चीजें आपको जानना है कि क्या ये मेटल का प्रॉपर्टी है या फिर ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। अगर मेटल कहें तो मेटल कहने के लिए कुछ तो चाहिए। हम कैसे कहेंगे कि वो मेटल्स है, या फिर कैसे कहूंगा कि वो नॉन मेटल्स है, उसका कुछ तो गुण होगा, कुछ तो विशेषता होगा, एंड कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हाँ बिल्कुल, तो वही कैरेक्टरिस्टिक की तो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। और इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये 10th में भी पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, वो भी काफी डिटेल्स में। The next chapter of your chemistry is that coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम में आपको जानना होगा कि आखिरकार पेट्रोलियम या फिर कोल का एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कैसे कोयला निकाला जाता है, कैसे पेट्रोल निकालते हैं, आखिरकार केरोसिन हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। हालांकि केरोसिन का जमाना नहीं रहा, केरोसिन तो जैसे ऐसे खत्म हो गया जैसे छत पर से कौवा खत्म हो जाता है। खैर नो प्रॉब्लम, तो केरोसिन तो नहीं रहता है, नहीं तो रहता तो लालटेन जरूर जलाते और जरूर दिखाते, लेकिन है ही नहीं, लालटेन ही नहीं है। नो प्रॉब्लम,
तो इसी के बारे में आपको जानना होगा। कोल एंड पेट्रोलियम उतना कुछ खास नहीं, बस ऐसे जान लें। कंबशन एंड फ्लेम, ये कंबशन में आपको जानना होगा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होता है। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि क्या कोई भी सब्सटेंस जल जाएगा, कोई कोई भी सब्सटेंस जल जाएगा, ऐसा हो सकता है ये मार्कर जल जाएगा, क्या ईंट पत्थर भी जल जाएंगे, इसी चीज के बारे में आपको जानना है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, गुड कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, आपको जानना इसी कंबशन एंड फ्लेम में। ये आखिरकार फ्लेम क्या होता है, आपको दिखाएंगे मोमबत्ती भी जला करके कि किस प्रकार से उसका फ्लेम निकलता है। अगर पूरे 100% कंबशन होता है तो उसका फ्लेम कैसा होता है, तो बताएंगे कि ब्लू कलर की होनी चाहिए, जबकि पीला कलर का हो रहा है, अगर जल रहा है तो वो कंबशन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर का भी चर्चा की गई है। तो दिस चैप्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, ऑल राइट, ऑल क्लियर। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको जानना होगा गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। और आपको आगे चल करके जो जब आप 9th में जाएंगे या फिर 10th में जाएंगे, इवन 11 12 की भी मैं बातें कर रहा हूँ, तो वहां भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। यही आपका चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ज्यादातर आपको बेसिकली चर्चा किया गया है कि कब हम एसिड बेसिस में भी बताया गया कि क्या एसिड जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा कि बेसिस होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एसिड होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो कब होगा, और अगर बेस होगा तो बेस कब होगा। समझ में आता है, क्योंकि आप समझदार हो इसीलिए ना समझ में आता है, वरना कुछ लोगों को तो बहुत समझाया फिर भी नहीं समझ में आता है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन था जो क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे स्क्रीनशॉट मारना है मार लो, और स्क्रीनशॉट चाहे कॉपी में तुरंत ही राइट डाउन कर लीजिए। आप लोगों का इतना मैसेज आता है फेसबुक पर, कहां से रिप्लाई कर पाऊं मैं, बताओ। बहुत काम करना होता है, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है, इसलिए चिंता मत कीजिए। प्रयास करूंगा कि रिप्लाई मैं कर सकूं, ठीक है ना। कोई भी डाउट्स हो तुरंत ही टेक्स्ट कीजिए, तुरंत ही ईमेल कर सकते हैं हमको, मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। जितना भी पढ़ाता हूँ, जितना भी डाउट्स है उससे रिलेटेड है तो बोल सकते हैं, और लाइफ से भी रिलेटेड है तो हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे जब इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले होता है तो कैसे उस पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से आई एम ऑलवेज ऑन, क्या यू आर आल्सो ऑलवेज ऑन, अगर हाँ तो फिर सही है ना। तो इसे देख लिए हो ना, फिर से अगर देख लेगा क्लियर होता है, ऑल क्लियर होता है। अब आपको हमने केमिस्ट्री की जानकारी दी है, फिजिक्स की जानकारी दे दी, तो अब हम बायोलॉजी का भी जानकारी आपको दे रहे हैं लगातार कॉन्टिन्यूअसली, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी इज अ मस्ट। तो आओ चलो देखते हैं चैप्टर 12 है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यही है आपका। इसमें आपको जानना होगा कि आखिरकार हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, और उसको मैनेज कैसे करें, यानी कि कैसे सिंचाई करें, कैसे इरिगेशन करेंगे, कब फर्टिलाइजर देना, कब एमोनिया देना, ये सारी यूरिया देना, सारी जानकारी मैं आपसे बताऊंगा, शेयर करूंगा, बशर्ते आप जानने के लिए तैयार हो। क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, इसीलिए आप समझते हैं। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें और भी जानना है रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है। आपको बताएंगे कि रबी यानी कि विंटर सीजन, खरीफ यानी कि समर सीजन क्रॉप। एग्जांपल्स भी दिया जाएगा जब मैं इसे डील कर रहा होऊंगा तब। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 13 माइक्रो, चैप्टर 13 फॉर योर साइंस बुक, बट चैप्टर 2 फॉर योर बायोलॉजी सब्जेक्ट। क्लियर होता है, स्पष्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्रेंड कहा गया और फो कहा गया, यानी कि
इसे दोस्त और दुश्मन एक साथ कहा गया। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो फार्मर्स फ्रेंड के लिए ही कहा गया या फिर हर एक चीज के लिए ही कहा गया। जैसे दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर में जाने के बाद बहुत हमें हेल्पफुल करता है, एनर्जेटिक करता है। बट वही बैक्टीरिया जब कंटामिनेटेड फूड में मौजूद होता है, यानी कि बासी भोजन में मौजूद हो, तो हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। या फिर हम ब्रशेस नहीं करते हैं तो हमें नुकसान, हानि पहुंचाता है। इवन कि हमारा जो टीथ है, दांत है, उसे भी नष्ट कर देता है, यानी कि खराब कर देता है। तो हुआ ना हमारा दुश्मन। हाँ बिल्कुल हुआ। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दोस्त भी है और दुश्मन भी है, इसीलिए बी केयरफुल। इसकी जानकारी भी तो होनी ही चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स है, ये जब सबसे पहले बताऊंगा कि कंजर्वेशन क्या होता है और रिजर्व क्या है। ध्यान से सुने, सुनने में लगेगा कि सर क्या मजाक हो रहा है, कंजर्वेशन वही ना हुआ जो रिजर्व हुआ। मैं कह रहा हूं कंजर्व करो और मैं कह रहा हूं रिजर्व करो, तो क्या आप अलग अलग बोल रहे हैं? हाँ जी, सुनने में एक ही है, लगता है एक ही में, यानी कि एक जैसे होते हुए भी अलग अलग है। दो जिस्म एक जंग, कुछ इसी प्रकार से कहानी है। मैं जब क्लियर कर दूंगा, जब आपको इसे बताओ। बर्ड लव सेंचुरी, सेंचुरी नहीं बोल रहा हूं, सेंचुरी बोल रहा हूं। ये क्या होता है आपको जूलॉजिकल पार्क के बारे में बताऊंगा, गार्डन के बारे में बताऊंगा, नेशनल पार्क क्या होता है, ये सारी जानकारी दें तो वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे भी क्वेश्चंस अक्सर रहते ही हैं। आगे जाकर उतना जानना नहीं है, बस एक में हो, इसीलिए आपको इतना ही जानना है और जानना ही होगा। ओके ना? नेक्स्ट चैप्टर इज दैट, ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल के बारे में आपको 9th में जानना है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कहलाया, आखिर क्यों कहलाया, इसकी चर्चा की गई हुई स्पष्ट। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये सारी जानकारी आपको दिया जाएगा इसी सेल के बारे में। उसका फंक्शन क्या होता है, आखिरकार सेल करेगा क्या। तो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली बनता है ऑर्गेनेलिस, और ऑर्गेनेलिस से हम लोग तैयार हो गए। तो इसे जानना होगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एंड इसमें आपको बहुत कुछ जानना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। ओविपेरियस एनिमल किसे कहते हैं, विविपेरियस एनिमल किसे कहते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी मैं ही दूंगा। और जैसे कि हमने कहा था कि हर एक चैप्टर्स को मैं ही लेकर आना वाला हूं, बस इट विल टेक सम टाइम, ये कुछ टाइम लग सकता है, बट डोंट वरी, रिलैक्स एंड कूल डाउन। I will clear your all doubts because I am here to solve your doubts and problems, any type of the problems. It may be syllabus related problem or it may be labs related problem. I can solve your problems. स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। आपको मैं बताऊंगा कि ये टीनेजर किसे कहते हैं, ये एडोलेसेंस क्या होता है, पुबर्टी क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे कहें कि हम लोग एडोलेसेंस है, कैसे कहें कि हम लोग पुबर्टी में एंट्री ले लिया, आखिरकार टीनेजर है। टीनेजर का डिफिनेशन क्या होता है, उसका मस्तिष्क में क्या क्या चलेगा, किस तरह का विचारधारा है, कैसी भावनाएं चलेगा एडोलेसेंस के मन में। नवजवान युवक की मैं बातें कर रहा हूँ, क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या करिश्माएं कर सकता है, क्या क्या सपने देख सकता है, क्या क्या क्षमताएं हैं अचीव करने की, इन सारी चीजों का डिस्कशन होगा। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, आपका 8 में या 9 10 में इसे आगे नहीं है, इसके बारे में जानो। नेक्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें जानना होगा कि आखिरकार पॉल्यूशन हमारे वाटर हो रहा है, वाटर बॉडीज, तो क्यों हो रहा है, आखिरकार इतने सारे अभियान गंगा या अभियान चला रहा है, बट फिर भी हमारी गंगा है वो, उसमें पॉल्यूशन पोल्यूटेड ही रहा,
कई सुधार हुए, सब ले गए उसमें जाकर के भैंस को धो दिया, ये कर दिया, सारा कचरा उसी में डाल दिया। अपने भी गया नहाने के लिए और जाकर के साबुन भी लगा लिया उसी में उतर कर, है ना जी। तो इस प्रकार से पॉल्यूटेड हो रहा। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर होने का डिप्लीशन का क्या मेन कारण, तो बताएंगे एसी चलाने वाले जरा संभाल कर, क्योंकि उसी से तो हमारा ओजोन लेयर बर्बाद हो रहा है। रेफ्रिजरेटर यानी कि जो कोई भी अपने घरों में फ्रिज रखते हैं वही जरा सा संभाल कर, क्योंकि उसमें भी सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह ऐसे ही CFC ना हुआ, तो एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो इससे भी हमारा ओजोन लेयर क्षति होता है पोल्यूशन के कारण। तो इसकी मैं चर्चा करूंगा, इसकी मैं डिस्कशन करूंगा आगे चल के भी। 12 में भी दिया गया पोल्यूशन के बारे में, बट उतना नहीं है, बाकी मैंने आपको रैंकिंग के हिसाब से बता दिया। आप इसे लिख लीजिए, आप इसे देख लीजिए, नहीं तो फिर कहेंगे कि सर आप हमको लिखने का मौका ही नहीं देते, मैसेज पे मैसेज, है ना। तो लिख लेगा, देख लेगा, देख लिया। अब आपका जितना भी पोर्शन था मैंने लिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने आपसे नहीं लिखा, मैंने शेयर नहीं किया, मैंने हर एक चीज लिखा, हर एक चीज बता, हर एक चीज समझा। ओके, बस इस लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में, नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, नो टेंशन। स्पष्ट है, ये देख लिया होगा ना, एक बार फिर से देख लें। ओके ना।